allow me to record. रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। चले, दो एमसीक्यू हमने ये कर लिए हैं। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये ये आज तो मेरे ख्याल में पूरा नहीं हो सकेगा पेपर, क्योंकि काफी डेफिनेटली नहीं टाइम पूरा लग हो रहा है। जाएगा, थोड़ा टाइम लग भी रहा है, और फिर मुझे भी तुम लोगों को थोड़ा समझने में कि कहाँ से उठाना है, कहाँ लेके चलना है। शायद मैं भी कुछ चीज़ों को बहुत लंबा भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जैसे हॉर्मोन्स अगर आज डिस्कस हो गए तो रोजाना हमें इनको इतनी डिटेल में कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली शॉर्ट आगे होता जाएगा। अभी वैसे आज के लिए मैंने शुरू 50, में तो लग शुरू में लगना। आई डोंट नो जितने भी हो जाए, लेकिन ये कि हो जाए। बस थोड़ा सा काम थोड़ा शुरू तो हो ना। तो मैं बस चाहती हूँ कि हम्म। थोड़ी सी तुम लोगों की समझ आ जाए कि तुम लोगों को मैंने कैसे लेके चलना है या तुम लोग कहाँ खड़े हो, बस ये वाली पॉइंट था। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो अगला एमसीक्यू पे आते हैं। यंग गर्ल इज ब्रॉट बाय हर मदर विद असॉल्ट, यू टुक अ डिटेल हिस्ट्री, एग्जामिन हर थॉरली एंड कलेक्टेड सैंपल्स, इनिशियल ट्रीटमेंट वुड बी। अच्छा चलो यार, क्या समझ है ये तुम लोगों को इस एमसीक्यू की, और क्यों ऑप्शन शायद तुम आंसर करो यार। क्यों तुम इसको सिलेक्ट कर, क्यों नहीं सिलेक्ट करी, क्या आंसर करोगी, क्यों करोगी। You took a detailed history, examined her thoroughly and collected samples. Initial treatment. अब इन्होंने तो इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा है, तो हमें तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट सॉरी, जब हम जनरल हॉस्पिटल में होते थे, एक पेशेंट आती थी अजॉल्ट के साथ, उसे सबसे पहले हम्म। लिटाते थे और देखते थे कि इस पर्ची के ऊपर लिखना भी है या नहीं। ठीक है। और सबसे पहले पीछे पीछे कौन किसको बुलाया जाता था, पुलिस को, याद है। हम्म। हम्म। उसके बाद उसको हाथ भी इवन लगाते थे, मतलब मीनवाइल इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते थे, कोई कौन हो कहाँ से आए हो, काम डाउन करते थे। बट इसको कहते हैं सेफ्टी, सेफ्टी पॉइंट। हम्म। ठीक है। टीम को बुलाना या फिर पुलिस को बुलाना, ठीक है, ये इवन जो फोरेंसिक स्पेशलिस्ट को भी अगर हम बुला रहे हैं, तो बेसिकली ये है सेफ्टी पॉइंट। आप सब इसमें ना टॉक्स के अंदर ना बहुत डिटेल में इसका पूरा एक वो आता है कि स्टेशन आता है, जिसमें एक पेशेंट को दिखाते हैं, अजॉल्ट के साथ आपके पास बच्ची बिठा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है इसको तुम काउंसिल करो ना। तो उसमें सबसे पहले कहते हैं आप ठीक है, ठीक है मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ठीक है आपके पास, आप कंफर्टेबल रहें, आपको पूरी सिक्योरिटी है, ठीक है आप मुझसे आराम से, फिर उसके साथ आप थोड़ा सा एम्पैथेटिकली चलते हो। और फिर तो ये एमसीक्यू बेसिकली इसके अंदर हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इसका ऑप्शन में सबसे पीक पे हो सेफ्टी, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी के नाम का एक ऑप्शन हो। ठीक है, प्रोबेबली एक हम्म। पुअर रिकॉल हो सकता है। ठीक है। तो पेपर में अगर वहां पे सेफ्टी लिखा हुआ ना, चुप करके आंखें बंद करके उसको करके आ जाना। ठीक है। माना सेफ्टी भी नहीं है, सेकंड नंबर पे मुझे वो भी ऑप्शन नहीं मिला, मैं कहूंगी चलो फोरेंसिक स्पेशलिस्ट को बुला लो, कम से कम मैं टीम तो मिला रही हूँ ना, क्योंकि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो सैंपल्स चाहिए, मैंने तो सैंपल भी भेजने हैं। तो फौरन अपनी टीम बुलाओ सबसे पहले। आप ऐसे अजॉल्ट वाले केस, कोई बड़ा सेंसिटिव केस है, इसको आप नॉर्मल केसेस की तरह नहीं लेके चल सकते। अच्छा, ये जो उसके बाद है ना ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है, अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये एमसीक्यू देने का उनका मकसद ही ये है कि वो देखें कि आपने सेफ्टी वाला पॉइंट क्लियर किया या नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हम्म। कि पेशेंट से हिस्ट्री लेते हो, और उसके बाद फिर आप सैंपल्स कलेक्ट करते हो। और मीनवाइल फिर ये कि आप पेशेंट को थोड़ा वो कर रहे हो, छोटी मोटी कोई लेसिरेशंस वगैरह थोड़ी बहुत उनको आप ठीक करते हो। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स इस तरह से चलता है। और उसके बाद आप फिर पेशेंट की प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन डिपेंडिंग उसके एलएमपी पूछ के उसके मुताबिक, एसटीडी प्रोफाइल एक्सिस में आपने वही देना है, गनोरिया क्लेमाइडिया इनके खिलाफ आप उस डॉक्सीसाइक्लिन है, सेफ्ट्रिक्सोन है, जिथ्रो, इस तरह की दवाइयां दे देते हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी जो सिंपल इन्फेक्शंस है ना, हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी, इस तरह की इनकी जो है ना वैक्सीनेशंस वगैरह है, वो मतलब किस दिन कहोगे तो डिटेल में बता दूंगी, वरना अभी के लिए इतना ही काफी है। तो बेसिकली इतना समझ लो कि जिस वक्त ये जो मैंने लिखा हुआ है ना सार्क सेक्सुअल असॉल्ट रेफरल सेंटर, ये बेसिकली यार हमारे पास तो नहीं है, पर इंटरनेशनली अगर मैं यूके वगैरह की बात करूँ वहाँ पे ये सेंटर मौजूद होता है। तो इसलिए आप उस सेंटर को भी इन्वॉल्व करते हो, वो फिर आप ये सब कुछ भी साथ साथ भी इन्वॉल्व करते हो। तो बस आज के लिए हमारा इतना सबक है कि रिजल्ट आ गया तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सेफ्टी ठीक हो गया, और प्रोबेबली पेपर में ये ऐसे ही आया होगा और ये बहुत पुअर रिकॉल किया गया है। और वहां जाके एमसीक्यू भी इसलिए गलत होते हैं कि वहां पे हो सकता है वो रिकॉल ठीक वाला हो, वो तो जाहिर है सीपीएस भी अगर वो उस चीज को कोई भी कॉपी करेगा तो वो तो एज इट कॉपी करेगा ना। लेकिन लड़कियां आके उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने ज़रा उस चीज को पढ़ा ही नहीं होता ना कि इसमें सबसे पहला पॉइंट ही सेफ्टी है। ठीक है। अच्छा, हम्म। आगे आ जाओ। आगे क्या है, पेशेंट है उसको दर्द है, टेंडर है, या पढ़ो कौन पढ़ रहा है, शाजिया पढ़ो इसको, क्या है एमसीक्यू। नाइन। हाँ इसकी समझ क्या आई है तुम्हें, वैसे ही मुझे बताओ तुमने क्या समझा है इसमें से। A patient presented with severe lower abdominal pain, abdomen feel tender, vaginal examination पे fullness है, right adenexa में एक टॉपिक है। cervical motion tenderness is positive. Beta HCG performed and report came out to be 1000 ml. 1000 ml per
इंटर पता नहीं क्या मिली यूनिट। 1000 व्हाट इज द MIU मोस्ट per ml. व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस? अब बीटा ईसीजी हमारे पास हो चुका है, वही एक्टोपिक की सस्पिशन है, तो हम पहले टीवीएस करवाएंगे। अच्छा, बस बस मैं तुम्हें दो पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये कि सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस से तुम्हारे जेब में कौन सी दो बातें आती हैं, ये लफ्ज पढ़ के तुम्हारे जेब में कौन सी दो बातें पीआईडी। आती हैं? PID. पीआईडी। हाँ, या ये पीआईडी है या एक टॉपिक है, तो इधर ही खड़े हो जाओ। तो मतलब तुम्हारी डायग्नोसिस काफी हद तक तुम्हें पता चल गई है, मतलब तुम दो में आ गए हो। ठीक है, पीआईडी हो गई या एक टॉपिक हो हाँ। गया। अच्छा, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती क्यों है? ये मतलब नहीं क्या है पता। इसका? आप जब उसको सर्विक्स को मतलब जब आप एग्जामिन करते हैं तो वो पेन करता है, थोड़ी थोड़ा सा हाँ रिमूव बिल्कुल। करके। मुझे इसका इस तरह से याद है, जब मैंने एक दफा फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि एक पेशेंट थे एक टॉपिक के साथ, तो मैंने तो रूटीन में उसकी पीवी की। वो पेशेंट उठ के लाइक हम्म। शी वाज लाइक अबाउट टू खुला है। जंप फ्रॉम द बेड। ठीक है, तो बेसिकली वो पेन थी जो कि उसको फील हो रही थी, तो क्योंकि बेसिकली आपका जो सर्विक्स है उसके साइड पे क्या पड़ा हुआ है, आपका पैरामीट्रियम नीचे से अगर मैं बात करूं, जबकि अंदर क्या डगलस। हम्म। अब वो डगलस में खून भर गया है। अब वो डगलस में अगर ये पीआईडी है तो वहां पे फ्लूइड होगा। अगर ये टॉपिक है तो वहां पे ब्लड थोड़ा बहुत पड़ा होगा। That is basically हम्म। causing the irritation, peritoneal irritation leading to pain। ठीक हो गया? हम्म। ठीक है। ठीक है। सही से अच्छा, दबाव तो लगना है तो। बीटा ईसीजी अब 1000 आ गया। अच्छा, क्या तुमने इसका डिसाइड किया, कंफर्म क्या समझ आई है तुम्हें शाजिया, क्या क्यों तुमने कंफर्म कैसे किया है फिर इसको, एक टॉपिक को? बीटा एसएजी ज्यादा है ना इसमें। अच्छा, आंसर क्या चूज करोगी? टीवीएस। हाँ, तो लेप्रो क्यों नहीं करोगी? अभी पहले 1000 है ना। टीवीएस। हाँ पहले अभी 1000 है, और कंफर्मेशन पहले करनी है। टीवीएस कंफर्म तो करेंगे ना। अगर इसी में टीएएस होता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, फिर क्या करते हैं? तब भी यही फिर करते TS। TS हो नहीं सकता वैसे भी, TVS पे भी 1500 से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो तो ही आता है। और एब्डोमिनल में 3000 से ज्यादा क्यों, लेकिन उसके अंदर अगर हम बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमने अल्ट्रासाउंड ही कराना है ना, लेप्रोस्कोपी तो नहीं कराएंगे। क्योंकि डायग्नोसिस कंफर्मेशन की बात हुई है। एक्टोपिक हम्म। प्रेगनेंसी में आपकी डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होती है? अल्ट्रासाउंड के ऊपर। और अल्ट्रासाउंड कौन सा? टीवीएस, ये क्लियर कट इसको इधर ही पॉइंट पे लिख लो, टीवीएस इज डायग्नोस्टिक फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, नहीं ऑप्शन में ठीक है, मैं टीएस कर लूंगी अगर नहीं लिखा हो, क्योंकि पेपर में आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, वहां पे क्लियर करवा पूरा लिखा होता है। यहाँ तो चलो इसमें टीवीएस लिखे ना वो, वरना अमूमन यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने खाली अल्ट्रासाउंड लिख देंगे। तो आपने वहां पे जहन में रखना है, आपकी जो टीवीएस वाली चीजें है ना यार बहुत कम है। आपकी जितनी भी अर्ली प्रेगनेंसी है ना, वो तकरीबन टीवीएस है, अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे जाती गई है, वो अब आपका टीवीएस के जोन से वो चीजें बाहर आ गई। वो सब कुछ आपकी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे अब नजर आने वाली चीजें हैं। ठीक है, वो अब आपको टीवीएस पे नजर नहीं आएंगी। टीवीएस प्रोब अगर देखो तो जस्ट आप इंटरनली इंसर्ट कर रहे हो, आप सिर्फ आपको निचला हिस्सा दिखा रहा है, सिर्फ पेल्विस दिखा रहा है। ठीक है, मतलब यूट्रस दिखा देगा, पेल्विस दिखा देगा। तो पेपर में ये बात वाकई कंफ्यूज करती है, वहां पे दो दो स्कैन्स लिखे होते हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो बहुत टेक्निकल। चलो, फर्स्ट पेशेंट जो है उसको अगर वो हो गया है ना, अर्ली प्रेगनेंसी है, आराम से आंखें बंद करके टीवीएस लगा सकते हो, सोचना नहीं है ज्यादा। ठीक हो गया। आराम से, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, सोचना है ये तो पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ये हो गया, आराम से ब्लीडिंग में भी टीवीएस हो जाता है। कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने प्रोटेक्शन शीट डाल दिया, आपने कर दिया, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लो। बाकी ये कि डेफिनेटली टीवीएस ही करेंगे, लेप्रो नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट बस मैंने कर दिया जितना मुझे थोड़ा सा करना चाहिए था, ताकि कोई अगर और मिलता जुलता एमसीक्यू आ जाए, तुम लोग डील कर लो। ये अगला पेज है। हो ब्लड क्यों हो गया ये, चलो यार देख लेते हैं। चलो हिबा पढ़ो, क्या क्या समझ आई है, बस पढ़ो ना इसको, बस मुझे बताओ पढ़ के कि समझ तुम्हें क्या आई है एमसीक्यू नंबर 10 से। Intense pain and swelling of right factor for X-ray factor. Extra pain is 15. इसमें बस ये है कि उसको एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, उसके लिए उसने एक्सरे कराना है मतलब एंकल जॉइंट का। और उसका मतलब फिर मिस्ड पीरियड्स है, उसने यूपीटी कराया है, ईयर के अंदर यूपीटी परफॉर्म हुआ, पॉजिटिव है। बस हमने उसको ये बताना है कि एक्सरे सेफ है या नहीं। हाँ, तो तो एक्सरे एक्सरे सेफ उसका होता है या नहीं होता? सेफ होता है। बिल्कुल, एक्सरे सेफ निग्लिजिबल होता है। रिस्क होता है।
निग्लिजिबल। हाँ। हाँ देखो, पता क्या, आइंदा से भी कभी तुम लोगों से कोई भी पूछे ना, तो दुनिया में जैसे सब पूछते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई, मतलब ऐसे जैसे एक पॉइंट तुम लोगों को समझा रही हूँ, आगे तुम लोगों को टॉक्स में भी काम आएगा। तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं होती प्रेगनेंसी में जिसकी हम कहें कि नहीं नहीं इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, फैक्ट इफेक्ट्स नहीं है। हमेशा कम होते हैं, बट हम रिस्क बेनिफिट रेशो के लिहाज से उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। सेम बात हर तरह की हम्म। रेडिएशन में आती है। तुम लोग यहाँ पे सीटी डाल दो, तुम एमआरआई डाल दो, तुम दुनिया की कोई इन्वेस्टिगेशन डाल दो जिसमें रेडिएशन है, ठीक है। निग्लिजिबल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया था, मतलब है पर कम है, बहुत कम, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर करा लिया। इसमें ना मैंने एक दफा पढ़ा था, मुझे बहुत पुरानी बात है, कभी पढ़ा था कि पता नहीं कोई एक एक्सरे की तो यार बहुत ही कम माइक्रो ग्रे का जो इसका यूनिट होता है ना वो बहुत कम होता है। तो पता नहीं कोई कितने एक्सरेज एक औरत कराती है ना, तो फिर कहीं जाके शायद कोई इफेक्ट आए, जिसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद वो 40 या 50 थे, बट इतने थे, ठीक है। तो इतने के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। एक एक्सरे कुछ नहीं कराता कि अगर स्पेशली आपने शील्ड के बगैर भी करा लिया तो कोई क्यामत नहीं आने वाली। सो डोंट वरी, लीव हम्म। इट। ये बेसिकली एक ट्रैप है, ये क्योंकि ये बड़ा कॉमन बात है, बड़ी तो औरतों ने एक्सरे कराए होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन निग्लिजिबल, तो इसलिए निग्लिजिबल की ऑप्शन सबसे प्यारी है। नहीं यार, मिसकैरेज वगैरह होना, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया तो देखो ना, ल्यूकीमिया तो एक सीधी उन्होंने एक बड़ी ऊपर लेवल की बात कर दी, कैंसरस की बातें शुरू हो गई हैं। मिसकैरेज तो बेचारी ने किया ही एक एक्सरे ने करा देना है। और फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की जहां तक बात करें तो नेवर। तो यार ये तो बड़ी ऊपर लेवल की टर्म्स है। बस हमारे हमें पता है कि इससे कुछ भी नहीं, मसला कराना, बस सुकून करो। नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, चलो वो कुछ डिस्कशन वाला है। क्या है, चलो हिबा तुम पढ़ो, क्या समझ आई है नेक्स्ट एमसीक्यू में, हिबा ने किया था ये। एट चलो ईयर ओल्ड। शायद तुम करो। 80-year-old postmenopausal woman who is non-diabetic with ischemic heart disease presented with prosidentia. She is ये ASA3 क्या है? फॉर एनेस्थीसिया। ASA3 for सीटिकल नहीं। anesthesia. The most appropriate management is. अच्छा, अब ये वो फ्रेल है, ओल्ड वुमेन है, तो इसके अंदर तो हम वो प्रोसिडेंशिया है, कंप्लीट प्रोलैप्स है, तो कॉल्पोक्लेसिस करते हैं। नहीं, कॉल्पो क्यों कह रही हो, कॉल्पो बाकी क्यों नहीं कह रही, ये भी फिर बता दो। कॉल्पो का मतलब क्या है, और कॉल्पो कौन सी वाली करनी है ये भी थोड़ा मुझे बता दो। पार्शियल होती है, कंप्लीट होती है, कौन सी वाली करोगी इस मरीज में और क्यों करोगी। सपोज मैं ऑप्शन में पांचवी ऑप्शन कंप्लीट कॉल्पोक्लाइसिस भी मैं दे देती हूँ, देन व्हाट। तुम्हें क्या सेंस है तुम्हारे पास कॉल्पोक्लाइसिस की। असल में वो 80 year old है और डायबिटिक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी है, वो इतनी हैवी एनेस्थीसिया सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए। हाँ चलो, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल जायज़ है। प्रोसिडेंशिया का मतलब होता है 4 डिग्री पे आपका प्रोलैप्स चला गया, ठीक है। और ASA3 का मतलब है कि एनेस्थीसिया वाइज भी कोई अच्छे हालात नहीं। ASA को निकाल के देख लेना, ये एनेस्थीसिया के ना, एनेस्थीसिया वाले लिखते हैं, अगर कभी गौर करो उनके पेपर पे ना, तो उन्होंने ऊपर मेंशन किया होता है ASA लेवल्स 1 2 3 4 करके ना, इनके लेवल्स होते हैं। तो है ASA3 से मुराद है कोई बहुत अच्छी हालात उसके यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि उसके दिल के भी डॉक्टर रबिया, मसले हैं। अगर इसमें ये इस तरह ना आए, हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है ना उसके अंदर ये कॉल्पोपेक्सिस नहीं आती पार्शियल वगैरह ना, हमारा तो बस ये रिंग पेसरी विद लोकल ईस्ट्रोजन दे देते हैं और तो वो एक पैसे दे देना ना। बेस्ट। अगर ऑप्शन में तो यार ऐसी बात नहीं है कि पार्ट ये IMM में कॉल्पोक्लाइसिस नहीं आती, ये तुम गौर फिक्र कम करना, आती तुम्हें है, ये जो मिलेगा। ज्यादा कॉमन है ना, जो मैंने पढ़ा था वो हम्म, ज्यादातर ये इसके साथ ऑप्शंस दे रहे थे। बिल्कुल। मेरे पास अगर एग्जाम में तो नहीं कॉर्पोक्लेसिस आया। ना हो तो फिर चुप करके रिंग पैसरी डाल के ना उसको और लोकल एस्ट्रोजन दे दो। पैसरी भी ना हो तो पैक कर दो। लेकिन ये कि ज़ाहिर तुमने सर्जरी नहीं कर सकते तुम ऐसे पेशेंट में, तो इसलिए हम्म। किसी ना किसी छोटे काम की तरफ जाओ। अब छोटे काम जो एक मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच की बात करूँ तो वहां पे या पैसरी है या कॉर्पोक्लेसिस, तीसरी कोई बात नहीं है। और पैसरी के साथ एस्ट्रोजन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये पेशेंट है म्यूनोपॉजल, इसका एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ऑलरेडी कम है, ठीक है। मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो आपका विजाइना वो एट्रोफी हुआ है। तो मैं जब पैसे रख रही हूँ तो वो पैसे क्या है, फॉरेन बॉडी, हो सकता है वो वहाँ इनकार्सरेट ना कर जाए, हो सकता है वो लोकल ट्रोमा ना कर रही हो, टिश्यू पहले जो पहले बेचारा इतना आपका जो विजाइनल टिश्यू है लोकली वो इतना बेचारा एवेस्कुलरिटी और इतनी वो उसकी बुरी हालत हुई होती है कि वो किसी भी लोकल उससे खराब हो सकते हैं। इसलिए मैं साथ थोड़ी उसको लोकल एस्ट्रोजन भी लगाने को नहीं दे रही। लोकल एस्ट्रोजन का नाम क्या है, लोकल ईस्ट्रोजन याद नहीं है। हेमरिन, प्राइमरीन क्रीम, ठीक है। ये टेमरिन। आप देते हो, ठीक। बिल्कुल एक पी साइज का पेशेंट को बताते हो इसको अंदर लगा लो, ठीक है। 3 माह तक के लिए उम्र दी जाती है, उसमें वो डेज के इंटरवल पे दी जाती है और 3 माह तक के लिए दिया जाता है इसको। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं कि चलो यहाँ वो बात थी कि अगर ये डी ऑप्शन ना होता तो मैं ए सेलेक्ट कर लेती। लेकिन अगर ये डी ऑप्शन है और ई मैंने कंप्लीट कॉर्पोक्लेसिस डाल दिया, तो शाजिया कैसे तुम दोनों को डिफरेंशिएट करोगे और इस पेशेंट में तुम कौन सा करोगे, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। कंप्लीट और पार्शियल में हम्म।
अच्छा, कंप्लीट पहले और तो मुझे ये पार्शल बताओ ना, करनी ये पड़ती है। प्रोसीजर होता किस में है? कॉर्पोग्लाइसिस का जो प्रोसीजर है, ये लोकल में है, ये एनेस्थीसिया में, ये होता कैसे है? इसमें वो लोकल ही मेरे ख्याल में देते हैं, या सैडल। बिल्कुल, ये लोकल में भी हो सकता है, इस सैडल में भी हो सकता है। क्योंकि मुझे काफी टाइम इस बात की कंफ्यूजन रही थी कि ये बेसिकली एनेस्थीसिया मोड क्या है, तो दोनों है। अगर एक पेशेंट मुझे आईसीयू में बुलाया जाता है, ये मुझे याद है अभी भी, मेरी मुझे एक पेशेंट की ऐसी कॉल आई थी। आईसीयू में पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन, आईसीयू उधर वेंट पे लगी हुई, ठीक है। और उसको जो था ना प्रोसिडेंशिया था। तो अब देखा, हमने सेव भी करना है, अब हमें तो नहीं पता इस पेशेंट की कितनी लाइफ है। तो वहां पे ये चीज बड़ी अच्छी इफेक्टिव होती है, आप जस्ट उसको रिड्यूस करो, टांके लगा दो। अच्छा बताओ, टांके कहाँ लगाओगी? कॉन्फोग्लेसी का मतलब क्या है? टांके किधर लग रहे हैं? सी रहे हो ना? तो टांके बंद किया मैंने, क्या उसको रिड्यूस कर दिया, आगे टांके लगा दिया, मैं टांके लगा किधर रही हूँ, किस लेवल? मैं लेबिया को सी रही हूँ, मैं वेजाइनल लेबिया ओपनिंग माइनोरा। को हम जो है ना, वेजाइनल ओपनिंग को। हाँ, तो बेसिकली मैं वेजाइना पे एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को आपस में मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है, और अच्छा, पार्शल और कंप्लीट की बात कर लेते हैं। अगर तो मैंने सारा सी दिया ना, इसको कंप्लीट कहते हैं। अगर मैंने थोड़ा सा सुराख या थोड़ा सा पार्ट रहने दिया ना सीने में वेजाइना को, तो उसको पार्शल कहते हैं। ठीक है। अब मुझे पार्शल किस में करना है और कंप्लीट किस में करना है? जिस मरीज के अंदर, बॉडी के अंदर यूट्रस मौजूद है, उसके अंदर मैं पार्शल करूंगी। क्योंकि हो सकता है कल को उसको यूट्रस में मुझे अच्छा, कॉर्पोक्लेसिस का एक रूल ये भी होता है कि आपने कॉर्पोक्लेसिस करने से पहले पेशेंट की पाइपल सैंपलिंग, मतलब एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी आपने जरूर करनी होती है। ठीक है, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के ऑल यूट्रस ओके होता है। ये ना हो अंदर कैंसर बन रहा हो, आप बाहर से सी के आ जाओ, टाटा बाय बाय। समझ आ रही है? हम्म। इस वजह से ये इसकी प्रिकॉशंस होती हैं। तो पार्शल मैं उस सूरत में करूंगी जिसके अंदर यूट्रस है, ताकि मैं उसका भी कल को मुझे पाइप करनी पड़ती, कुछ भी मैं उसका नहीं, ध्यान रख सकूं। आपने लेकिन एक एंडोमेट्रियल पेशेंट जिसका मुझे पता है, इसकी हिस्टेरेक्टोमाटाइज पेशेंट है, इसकी यूट्रस तो निकल गई थी पहले कभी। ठीक है, सपोज सपोज उसकी मतलब हिस्टेरेक्टमी वगैरह हुई है, यूट्रस उसकी बॉडी में है नहीं, और वैसे उसकी वॉल्स वगैरह सब कुछ बाहर निकली, तो उस केस में मैं कंप्लीट कॉर्पोक्लाइसिस कर सकती हूँ, सिर्फ उसको सी लूं। ठीक हो गया? उसको वॉल प्रोलैप्स कहते हैं, अगर उसकी स्टेक्टोमी हुई है और वो वॉल्ट बिल्कुल, बाहर आ रहा उस केस में फिर वॉल्ट बाहर बाहर आ सकता है आपका, बिल्कुल। वॉल्ट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं उस केस में करूंगी कंप्लीट कॉर्पोक्लाइसिस। और ठीक हम है। इसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे, मतलब उसको, और तो पाइपल या पाइपल कर लें या अल्ट्रासाउंड करा लें, या पाइपल करनी है आपने, हाँ, कि अगर आपको जब ये सस्पिशन है? प्रोसीजर करने से पहले की बात कर रहे हो? हाँ जी, पहले की। इससे पहले इसका प्रोटोकॉल ये होता है, गाइडलाइंस में क्लियरली बातें मेंशन है कि आपने पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी कराना है, तो यूट्रस का सब कुछ चेक चुक कर लो, ओवरीज वगैरह देख लो। फिर मैं इसकी बायोप्सी भी कर लूंगी, एंडोमीटर बायोप्सी, पाइपल सैंपलिंग करके ना उसकी वो भी करूंगी। हम्म। मेरे ऑल ओके होगा, फिर मैंने कॉर्पोक्लेसी की तरफ जाना। तो मैं खुद सोचो ना, एक पेशेंट है जिसको मैं आगे से सी के आ गई, तो अंदर कुछ गड़बड़ होगी, तो मैंने सिक्योरिटी, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ सेफ्टी चेकलिस्ट। ठीक है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा चलो, आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलो हिबा अगला पढ़ो। A 37-year-old multiparous lady presented with involuntary loss of urine while coughing and sneezing. Confirmatory test, stress incontinence test for diagnosis would be सिस्टोस्कोपी, सिस्टोमेट्री है, सिस्टोस्कोपी है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, क्यू टिप टेस्ट है। मुझे नहीं पता इन सारों टेस्टों टेस्ट का ना, सिस्टोस्कोपी का पता है, सिस्टोस्कोपी इसमें नहीं करनी ना। अच्छा, बेसिकली हमारा डायग्नोसिस क्या है? पहले तो डायग्नोसिस की बात करते हैं, अगली बातें तो बात की है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। हाँ, अच्छा, इन इन एमसीक्यू को तुम लोगों का डील करने का तरीका ही है, जब कोई एक पेशेंट की उन्होंने तुम लोगों को हिस्ट्री दे दी ना, या एग्जामिनेशन दे दिया, और डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया कि बीमारी कौन सी है, तो पहले डायग्नोसिस बनाओ। उसके बाद अगला तुम्हारा जो है ना वो काम होगा इन्वेस्टिगेशन, मतलब अपने जेन में एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाओगे। अगला स्टेप तुमने चूज करना है। जब तक तुमने प्रोविजनल डायग्नोसिस ना ना बनाया, तुम कभी कोई टेस्ट चूज ही नहीं कर सकती। तो तुम्हें वो पढ़ के समझ आई, इन्वॉलंटरी लॉस है, कफ पे एब्डोमिनल प्रेशर रेज हो रहा है, उसको लीकिंग हो रही है, तो स्ट्रेस इनकंटीनेंस है, समझ आ गई, तो डायग्नोसिस बन गई। अच्छा, स्ट्रेस इनकंटीनेंस का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, अच्छा ये एंड पे लिखा है क्यू टिप, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक पहले पुरानी हम्म। गाइडलाइंस में क्यू टिप का जिक्र था। ठीक है, क्यू टिप में करते क्या थे, जो आपका एक वो पकड़ते थे टूथपिक टाइप चीज, ठीक है, उसको यूरिथ्रा के हाँ। एंगल के ऊपर। बेसिकली स्ट्रेस इन्फेक्शन होती क्यों है, जो आपका यूरिथ्रा का एंगल है ना, वो बेचारा डेविएटेड हो गया। ठीक है, वो ऊपर से साइडों से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, यूरिथ्रा के जो साइड पे टिश्यू है, जो उसको मैं कहूँ पैरा यूरिथ्रल टिश्यू, उसने उसको सपोर्ट करना बंद हम्म। कर दिया, जिसकी वजह से वो एंगल नहीं मेंटेन हो रहा, और अब जब खांसी आती है, वो बेचारा बेचारा पहले ही कमजोर है, तो वो यूरिन आउट कर देता है। लेकिन क्यू टिप में ये करते थे कि वो ना उस एंगल के ऊपर मैं जोर से दबाती हूँ, ठीक है, जैसे पेशेंट को कफ करे, ठीक है, वो फिर पेशेंट का
जो है ना वो लीक होता है, ठीक है। तो वहाँ वो क्यूटिप टेस्ट होता है जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये कोई भी नहीं करवाता। इवन चाहे तुम लोगों को पुरानी किताबों में कहीं ना कहीं इसका क्यूटिप तुम्हें जगह जगह मिलेगा, बट क्यूटिप को तुमने सेलेक्ट नहीं करना। अब जो करंट टेस्ट है वो स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस कफ टेस्ट कैसे करते हैं? मैंने पेशेंट को जस्ट कहना डॉट से लेटाना है, ठीक है। और मैंने इसे अंदर, सपोज मैंने स्पेकुलम को जो है ना कस को मैंने पकड़ा, उसको मैंने अंदर डाल दिया और मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं उसे कह रही हूँ कफ करो, वो कफ करेगी, यूरिन आ जाएगा, इसे स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। सिंपल, सो सिंपल। मतलब इसके लिए कोई आपको टेस्ट और करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका स्ट्रेस इनकंटीनेंस सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट पे डायग्नोस हो जाता है। अच्छा, अब मैं बात करूँ यूरोडायनेमिक्स कब कराते हैं। यूरोडायनेमिक्स बड़ा बहुत बड़ा टेस्ट है उसकी ना, अगर जो है ना देखो ना किसी वीडियोस वगैरह में, बहुत ही है। शाहजहा को तो पता होगा इसकी पूरी डिटेल। यूरोडायनेमिक्स बेसिकली उसमें गेट हीटर वगैरह दो तीन डाले जाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा टेस्ट है, जहाँ सा एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, और इसकी तो है अवेलेबिलिटी भी इतनी ईजी नहीं होती। बहुत कम सेंटर यूरोगायनिक सेंटर जहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है। तो यूरोडायनेमिक्स को कभी मजाक में लेना, इसकी किसी ऑप्शन में यूरोडायनेमिक्स भी लिखा हो सकता है। यूरोडायनेमिक्स सिर्फ तब कराते हैं अगर पेशेंट को स्ट्रेस प्लस मिक्स इनकंटीनेंस, उसको सॉरी मिक्स का फैक्टर है, मतलब उसको स्ट्रेस भी है और अर्ज भी है, लेकिन उसको अर्ज का फैक्टर ज्यादा है, ठीक है। एक पेशेंट मेरे पास आई है, कहती है, ये बड़ा कॉमन, ये तो लास्ट में मैंने एक पेशेंट देखा तो उसका ऐसे ही मसला था। वो कह रही थी कि वो खांसी करती है तब भी यूरिन निकलता है, और वो वॉशरूम के लिए बेचारी भाग रही होती है ना, उससे पहले उसका यूरिन भी निकल जाता है। तो उसको दोनों मसले थे। तो मैंने फिर उससे अगला क्वेश्चन मेरा ये था, तुम्हें ज्यादा मसला कौन सा है? तो उसने कहा कि मुझे अर्ज का ज्यादा मसला है, ठीक है। स्ट्रेस भी चलो होती है, लेकिन मुझे ज्यादा मसला अर्ज का है। तो ऐसे पेशेंट में आप यूरोडायनेमिक्स कराते हो, ठीक हो गया। और ये जो हम्म। सिस्टोमीट्री लिखा हुआ है ना पहला ऑप्शन, ये बेसिकली यूरोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। यूरोडायनेमिक्स के 5 टेस्ट है, ये बात तुम्हारे लिए दो के नाम बता रही हूँ, यूरोफ्लोमीट्री, सिस्टोमीट्री। तुम्हें ये करने पड़ेंगे ठीक। इनको डिटेल में, फिर कभी इसकी बातें आएंगी ना यूरोगाइनी में तो हम फिर कर लेंगे। बट फिलहाल तुम बस अपने जेहन में ये रखो, यूरोडायनेमिक्स लिखा हुआ आ जाए या सिस्टोमेट्री यूरोफ्लोमेट्री लिखा हो जाए, इन सबका एक ही मतलब है, बहुत बड़े टेस्ट है। तो भी बच के सोच समझ के करवाने, इसकी कुछ 5 इंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन हम्म। इस केस के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि स्ट्रेस के साथ अगर अर्ज का फैक्टर होता है और जो कि ज्यादा हो एज कम्पेयर टू स्ट्रेस, फिर आप सिर्फ यूरोडायनेमिक्स करते हो, वरना स्ट्रेस का डायग्नोस्टिक टेस्ट ही स्ट्रेस कफ टेस्ट है। यूरोडायनेमिक्स बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है, ये मैं आज भी बता रही हूँ, ये और मैं हमेशा स्ट्रेस कहती टेस्ट में, रहूंगी। हिबा स्ट्रेस टेस्ट में ये रबिया फर्स्ट फर्स्ट लाइन तो सर्जरी होती है ना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। अच्छा, देखो, स्ट्रेस इनकंटीनेंस में डेफिनेटिव मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे आपकी आई थी बर्श कॉर्पस सस्पेंशन, जिसके अंदर बेसिकली जो पैरा यूरिथ्रल टिश्यू है साइडों का, वहां पे आप तीन तीन टांके लगा के दोनों साइडों पे इलियोपेक्टिनियट लिगामेंट के साथ जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली दोबारा होता है बर्श बताइएगा। कॉर्पस सस्पेंशन, और ये होता है इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट। लेकिन अगर एक पेशेंट, और या फिर इसके अलावा पहले टीवीटी डॉक्टर साहब, टीओटी। जी जी। बर्श दोबारा बताइएगा क्या करते हैं हम इसमें। हम्म। वैसे तो कुछ ड्रॉ करके दिखाती तुम्हें, वैसे क्या समझ आएगी इसमें, पता नहीं इसमें ड्रॉ का है या नहीं। कोई किसी को कुछ समझ अकल है? मुझे तो कुछ आ ही गया है। हाँ, बर्श कॉर्पस पे, वाह आ गया, चलो ये तो मजा आ गया। ये तुम्हारा वो है ब्लैडर, बहुत ही गंदी डायग्राम बन रही है, ठीक है। और हम्म। तुमने इसका वो किया है हमने, टांके लगाए हैं। ये पैरायूरिथ्रल टिश्यू का एरिया था, ये यूरिथ्रा है, ठीक है सपोज, और ये हम्म। पैरायूरिथ्रल टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा है, इसकी एनाटॉमी अब देख लेना, इलियोपेक्टिनियट लिगामेंट होते हैं दोनों साइडों पे आपकी बॉडी में, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाने हैं टांके, तीन तीन टांके मैं लगा रही हूँ, दोनों दोनों तरफ, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे मैंने तीन तीन जो है ना वो मैंने टांके लगा देने हैं, ठीक है। अब वो तीन टांके किस तरीके से मैं लगाऊंगी, मैं यहाँ से पहले टांका पकड़ूंगी, इसके साथ जोड़ दूंगी, फिर मैं टांका यहाँ से उठाऊंगी। बेसिकली मेरा मकसद है पैरा यूरिथ्रा को सपोर्ट करना, मतलब यूरिथ्रा को सपोर्ट करने के लिए देखो, मैं यूरिथ्रा के अंदर सुइयां तो नहीं घुसा सकती ना, इसलिए मैं यूरिथ्रा के जो साइड पे टिश्यूज है मैं उनको वो दे रही हूँ स्ट्रेंथ, इसलिए मैं दोनों साइडों पे तीन तीन टांके लगा रही हूँ, ठीक हो गया, समझ आ रही है? हम्म। हाँ जी। हाँ, ये बेसिकली तुम्हारा है बर्श कॉर्पस सस्पेंशन। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट बर्श कॉर्पस सस्पेंशन ही होती है उसका इलाज, लेकिन इसके साथ साथ टीवीटी टीओटी भी आप लगा सकते हो, टेप्स हम लगाते हैं ना, ट्रांसविजाइनल टेप्स बड़ी बड़ी लगाते हैं, वो भी इसका इलाज है। लेकिन एक पेशेंट तुम्हारे पास आती कहती मैंने सर्जरी नहीं करवानी, या फिर आके कहती डॉक्टर साहब मैंने तो अभी आगे बच्चे करने हैं, तो प्लीज अभी फिलहाल आप मुझे इन चक्रों में रहने दें, आप मुझे कुछ आराम से काम बताएं, तब मैं उसको कहूंगी बहन तुम डिलॉक्सिटिन ले लो, ठीक है। डिलॉक्सिटिन में आपका एस एन आर आई हो तो बेसिकली होता है, तो जो कि एक
सिलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रिसेप्टर इनहिबिटर इसको बेसिकली कहते हैं। तो मैं सोचूंगी तुम डुलोक्सिटिन ले लो, ठीक है, और तुम्हारी जान छूट जाएगी। ठीक है, तुम इन मसलों से बच जाओगी टेम्परेरीली। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, उसको कहूंगी जब तक लेती रहोगी ठीक होगी, जब छोड़ दोगी तो वही हालात होंगे। ठीक हो गया। साथ ही मैं हम्म। उसको कहूंगी भाई तुम ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज शुरू कर लो, साथ तुम थोड़ा अपना टी कॉफी कम करो, साथ तुम अपना ये जो खांसी तुम्हें क्यों आ रही है, तुम टीबी शीबी है उसको मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है, तो साथ इन चीज़ों को मैं उसको आराम सुकून दे दूंगी। लेकिन डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज ऑलवेज द सर्जिकल। ठीक हो गया। शायद तुम्हें क्लियर हुआ है ये पॉइंट। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिलॉक्सिडिन जो होता है वो क्या करता है उसको, मतलब कि वो सिम्टम्स कैसे इंप्रूव कर रहा होता है वो ब्लैडर मसल्स के ऊपर काम कर रहा होता है? नहीं। हम्म। अच्छा, डुलोक्सिटिन है सिलेक्टिव नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो डुलोक्सिटिन ने ये करना है। अच्छा, दो चीजें होती हैं आपकी इसमें ना, एक होता है आपका एस एस आर ए, एक होता है एस एन आर ए। एस एस आर ए आपके बेसिकली होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है। हम्म। और एस एन आर ए आप इन जगहों पे जो है ना वो आप उनको यूज कर रहे हो मैकेनिज्म है, फिर भी तुम्हें एक मिनट में, जस्ट अ मिनट, मैं पढ़ा बड़ी डिटेल में था एक जमाने में, और अब ये यही चीजें जो है मेरे जहन से निकल गई हैं। अच्छा, इसने, हाँ, मैकेनिज्म तो वही है इसका, एस एन आर है। ठीक है। और ये न्यूरो को बेसिकली ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से, अच्छा, ये भी बेसिकली ये भी एंटी डिप्रेसेंट ही है। एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट ये कराता है। ठीक है। तो बेसिकली हॉर्मोन्स लेवल पे ना उन चीज़ों को, अच्छा देखो, जब रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं ना तो वो एक्टिविटी नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब हम्म। वहाँ का जो चीज़ होगी ना वो सोई रहेगी, वो एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। ये ठीक बेसिकली है। इसके पीछे पॉइंट है। सुला देता मतलब है। ठीक है। जो, मैं मजीद वैसे जरूर इसको पढ़ूंगी कि एग्जैक्ट लेवल कौन सा है, लेकिन बेसिकली उसने उस जगह को सुला दिया है। ये ठीक है। काम है, हो रहा है बेसिकली। अच्छा, द मोस्ट लाइकली ड्रग टू अवॉइड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम इज, चलो लड़कियों बताओ जरा इसका क्या चक्कर है। ओ एच एस Most likely मोस्ट drug to avoid लाइकली। ovarian hyperstimulation syndrome. जो बचा रही एगोनिस्ट। है, करने नहीं दे रही। जियाना एंटागोनिस्ट है, वैसे इसमें एगोनिस्ट दोनों दिए हुए थे। एंटागोनिस्ट है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स और क्लोमिफेन सिट्रेट तो ज्यादा कर रहे होते हैं ना? Aromatase inhibitor नहीं करते ovarian hyperstimulation, करते हैं रबिया? तुमने दुनिया की कोई भी दवाई ओवरियो के लिए इस्तेमाल कर ली ना, उसने हाइपर स्टिमुलेशन करा ली, लेकिन एरोमेटेज इनहिबिटर थोड़ा सा, ये बेसिकली तुम्हारे लेजरा है। ठीक है। देखा होगा ये बात हाँ तुमने वही भी, लग रहा। कि आप पेशेंट्स को जो है ना वो देखा। लेजरा दे रहे होते हो। ठीक है। और लेजरा का ये काम होता है कि ये जो है ना यूनिफोलिकुलर ओव्यूलेशन कराती लेट्रोजोल है। है। हाँ, हाँ, ये इसकी ब्यूटी ये क्लोमेट है, ये दोनों। हाँ, कि ये दोनों मल्टी फोलिकुलर वो से है ना। बचाती है। जबकि जो आपकी है ना क्लोमिफिन, क्लोमिफिन बेसिकली क्लोमिड है ना, एरोमैक, जो सेकंड डे ऑफ साइकिल हाँ। पे आप पेशेंट को देते हो पीसीओ वगैरह में, इस तरह ओवर, अच्छा बेसिकली पता है क्या, थोड़ा सा समझ लो, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन किसी भी ऐसी चीज से हो सकती है जिसने ओवरियों को कुछ हरकत में लेके आना है। सो कर मैं उर्दू में एक वर्ड यूज किया करती थी कि मुतहर्रिक करना है। ठीक है। अब वो चाहे गोलियां हम्म। हो, ये गोलियां भी कर सकती हैं, ये टीके भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी फॉर्म कर सकती है ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन। ठीक है। तो गोलियों के अंदर मैं बात करूँ तो गोलियों के अंदर पहली गोली क्लोमिड आती है, ये भी ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन करा सकती है। ठीक है। इसलिए इसको बड़ा कंट्रोल देना होता है। जैसे एक गोली सुबह शाम दे दी, मिनिमम डोज ये है। ठीक है। लेकिन दो गोलियां सुबह शाम भी दिए थे, मैंने कुछ लोगों को देखा वो दो गोलियां सुबह दोपहर शाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए ना, मतलब मुझे हमेशा लगता है कि आपको थोड़ा लो डोज डॉक्टर से बेस की हमेशा, मैक्सिमम डोज क्या होती है क्लोमेट की, कितनी दे सकते हैं? यार वही तो बता रही हूँ ना, वन मैक्सिमम फिफ्टी दोगे एम जी तो हाइपर स्टिमुलेट पे एंड अप हो जाओगे। ठीक है। तो बेहतर है बड़ा कंट्रोल चलो इसको। पहले वन हम्म। प्लस जीरो प्लस वन करके चलो, बड़ा दिल करे तो प्लस वन पे चले जाओ, या टू प्लस टू, जीरो प्लस टू पे चले जाओ। लेकिन बहुत बेहतर है 50 कि अगर एमजी की तुम्हारा होती है पेशेंट ना ये? एक क्लोमिड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो लेजरा पे शिफ्ट हो जाओ। इतनी क्या मुसीबत है, ये हो सकता है वो लेजरा को रिस्पॉन्ड कर जाए। एक बेहतर ड्रग जो मार्केट में आ गई है, तो आपने क्लोमिड दे दे के उसको 6 माह जरूर निकालने हैं। आप उसको क्लोमिड दो, महीना दो, 2 महीने रिस्पॉन्स देखा, लेजरा पे शिफ्ट करो उसको। नहीं अगर हो रहा। ठीक है। अच्छा, ठीक है।
उसके बाद आपके टीके आ गए। अच्छा, इसका मतलब है लेजरा नहीं करा रही, लेजरा आपके ओवरीज को नहीं हाँ, चाहिए। वो यूनिफोलिकुलर ओव्यूलेशन करा रही है, मतलब वो अंडा ही एक निकाल रही है। ओवेरियन हाइपोस्टोमेट्रियन बेसिकली हमारे अंडे ही बहुत ज्यादा निकल आएंगे एक टाइम पे, जिसकी वजह से वो ओवरियां इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी और फिर हार्मोन रिलीज ओवरीज होते हैं, बीटेड हो वैगिया जाए। फ्लूइड सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसने अंडा ठीक ही है। एक निकालना है, तो इसलिए ये मसला नहीं कराएगा। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, मुझे याद है मैं खुद इस एमसीक्यू में बहुत, ये देखो अभी मेरा मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे ऑरेंज। तो ये वो एमसीक्यू जो शायद जिसने मुझे एंड तक के तंग ही किया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। अच्छा, एगोनिस्ट कौन हाँ, से होते हैं, पहले तो मुझे बताओ, कोई कोई तुमने आज तक किसी को कोई एगोनिस्ट लगाया? हिबा तुमने तो लगाया ही है, बताओ जरा कि एगोनिस्ट जोलाडेक्स। कौन सा लगाया? जोलाडेक्स। जोला। हाँ, तो एंटागोनिस्ट कौन से हैं फिर? एंटागोनिस्ट नहीं पता, और ये मेरे ख्याल में, ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने दोनों पढ़े हैं OHSS के अंदर दे। एंड पे उसने एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट करके कुछ दिए हुए, मुझे याद हाँ, नहीं आ दोनों रहा। कराते हैं, वो तो बात रबिया, ठीक है वो कि क्या दोनों। होता है कि एंटागोनिस्ट साइकिल और पता नहीं क्या हीरा ने बताया था, मुझे बिल्कुल, दो बिल्कुल भूल साइकिल्स गया। होते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को उसका भी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ये मेरा मार्कर, ये करेगा कुछ? वाह यार, ये तो बड़ा मस्त काम है। मैं भी पहली दफा ये यूज कर रही हूँ। तुम लोगों के हिबा, साथ। रबिया, तुम मुझे जी, लगता है कोर्स स्टार्ट करने वाली हो अपना। नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे करना होता मैं कब का कर चुकी थी, मुझे कुछ भी नहीं करना। लेकिन हाँ, मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि बाकी लोग पढ़ लें, क्योंकि 2 लोग आए हैं, बाकी आए नहीं, वरना मैंने रिकॉर्ड भी नहीं करना था। अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है। है, मेरा ऑल ख्याल है राइट इतना देन। कुछ कभी आपके कोर्स में पढ़ा ही नहीं सकते ना, मैं कभी भी किसी को इतना डेडिकेटेड टाइम दे ही नहीं सकती। क्या करूँ, नहीं दे सकती। इसलिए कोर्स प्रॉपर नहीं कभी शुरू कर पाऊंगी। इस तरह अपना शौक पूरा कर सकती हूँ तुम लोगों को पढ़ा के। अच्छा, चलो, हाँ, एक वो यूनिसेफ करना। टैगोनिस्ट का तुम लोगों ने जिक्र कर दिया। अच्छा, बस एक बात, थोड़ा सा रट्टे वाली पॉइंट याद कर लो, ये ना इतनी बातों में रट्टा रह जाए और बाकी चीजें हम पढ़ लें। एंटैगोनिस्ट आप हर उस मरीज पे देते हो जिसमें आपको हाइपर स्टिमुलेशन का खदशा होता है, जिसमें पीक ऑफ द लिस्ट में आपका पीसीओ आ जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक पेशेंट आई है जिसको पीसीओस है, जिसका एएमएच लेवल ज्यादा है या फिर जिसका इंटरफोलिकल काउंट ज्यादा है। इसका मतलब ये पेशेंट तुम्हारे पास हाई रिस्क है कि कल को इसकी ओवरियां इतनी स्टिमुलेट हो जाए कि ये एंटअप हो जाए, मसला ज्यादा हो जाए और हॉस्पिटलाइज हो जाए। तो बहुत बेहतर है तुम उसको एंटागोनिस्ट दो। ठीक हो गया। लेकिन एगोनिस्ट एक नॉर्मल होता है, मतलब जोलाडिस के टीके लगा लो, मतलब है जोलाडिस के तो नहीं, इस फॉर्म ये फॉर्म आती है। जोलाडिस है बेसिकली जीएनएच एगोनिस्टी, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा इसमें हम टीकों का इस्तेमाल करें वो बेसिकली HMG के टीके हैं, जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो ना, हैं वो भी जीएनएच एगोनिस्ट। लेकिन ये टीका है HMG, तुम लोगों ने दो ओके, ये टीके। ज्यादातर हम जोलाडेक्स तो हम हैवी साइक मतलब जो हमारे सेटअप में दिया जाता है वो जब आपका बिल्कुल सही पहुंची हो, बिल्कुल यही वाला पॉइंट मैं तुम्हें क्लियर करने लगी थी। मतलब एक्शन वही है, लेकिन जोराडेक्स में 3.6 मिलीग्राम का वो टीका लगाया जाता है, पूरे महीने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो है HMG के टीके, इनकी पर्टिकुलर डोजेज होती हैं, इसके ना यूनिट्स होते हैं, अगर तुम्हें याद हो। अक्सर हमारे पास क्लिप लेके पेशेंट आता था, 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट। ठीक है, या अगर हाँ। LHFSA के टीके ये होते तो हैं तो वो 75 भैया, यूनिट के होते हैं। एसएमजी, ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन, ये उसमें लगाते हैं ना एग्स मेच्योर करने के लिए, आईवीएफ वाला। बिल्कुल, देखो ये मैंने 2 लिख दिए हैं। 2 टीके हैं, आज इन दोनों को समझ लो ताकि तुम लोग को पूरी जिंदगी कंफ्यूजन ना इसमें आए। HMG टीके का मतलब है, ये वो टीका है जिसके FSH LH, जिसने बेसिकली तुम्हारे अंडों को मैच्योर करना है। ठीक है, तुम्हारे एग्स का हाँ, साइज ग्रो करना है। ये तुम्हारा HMG है। ACG ने क्या करना है? देखो ओव्यूलेशन करना। हाँ, इसको मैंने पता कैसे याद किया था, मैंने कहा इसने फोड़ दिया है, ACG जब आप लगाते हो ना, उसके विदिन 36 आवर्स ओवुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसने बेसिकली आपने आपका अंडा फोड़ दिया है, इसमें से एग बाहर आ गया। हाँ, ठीक है, तो ये तुम्हें बेसिकली 2 टीके तुम्हें समझ आ गए। अब मैं तुम लोग को साइकिल समझा देती हूँ कि साइकिल बेसिकली क्या है। अच्छा, पहले बात करते हैं एगोनिस्ट प्रोटोकॉल की। अब जाहिर है जिस पेशेंट का IVF होना है उसकी तैयारी पहले से की जाती है, उसको हम एक नॉर्मल औरत की तरह, ठीक है तुम्हें नेचुरल साइकिल आएगी इस पे नहीं कर सकते, हमने हर चीज बड़ी कंट्रोल लेके जिसकी चलनी होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ना कुछ डेज की बात करते हैं, जैसे डे 21। अच्छा, देखो ये साइकिल है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। डे 20 मैं 3 पॉइंट्स अभी इधर ही ड्रॉ कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को ये दोनों साइकिल अभी इधर ही क्लियर हो जाए। और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बात तुम्हें थोड़ा मुश्किल मुझे पता है हो सकता है, क्योंकि ये मुझे समझते हुए इतना टाइम लग गया था। तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये चीज कंफ्यूजन वाली है। लेकिन शाजिया, तुमने तो आज ही इसको पकड़ के इस कॉन्सेप्ट को ले जाना है, क्योंकि इसने तुम्हें एंड तक समझ नहीं आता ये। अच्छा, हम्म। डे 6।
फिर ये डे 11, ये 11 है, गंदा मंदा जैसे भी लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, अब मैंने एक पेशेंट, अब मैं चल बता रही हूँ तुम लोगों को जीएनएच एगोनिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। जीएनएच एगोनिस्ट ना मैंने डे 21 पे पेशेंट को देना शुरू कर देना है। अच्छा ये देखो, ये डे 1, इसका मतलब है यहाँ ये वाला साइकिल है, ये एलएमपी है पेशेंट की, ठीक है, जिस दिन उसको पीरियड्स है, ये डे 1 है अगले साइकिल का। मैं पेशेंट को पिछले साइकिल से तैयारी शुरू कर रही हूँ, ठीक हो गया। हम्म। हम्म अच्छा, पिछले साइकिल में मैंने क्या किया, मैंने डे 21 से इस पेशेंट को पिछले साइकिल में ही इसको मैंने जीआरएच एगोनिस्ट देना शुरू कर दिया, साथ ही मैंने उसको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दी, जिसको हम ल्यूटियल फेज सपोर्ट कहते हैं। ल्यूटियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ल्यूटिन वो है ना आपका सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज के डे 21 से 28 को में अगर किसी को प्रोजेस्टेरॉन देते हो तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज सपोर्ट। ठीक हो गया। मैंने उस पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन दी ताकि उसकी एंडोमेट्रियम वगैरह अच्छी ग्रो कर जाए, मैंने उसके साथ जीआरएच एगोनिस्ट दिया। ठीक है, 28वें दिन तक मैं उसको जीआरएच एगोनिस्ट अब उसको मैं देती अच्छा, जा रही एक रबिया, एक बात काट रही हूँ। अच्छा, ये तो 28 डे साइकिल होगा तो हम 21 से 28 दिन पे देंगे उसे सपोर्ट। हूँ। सपोज अगर उसका साइकिल प्रोलॉन्ग है 35 डेज का, फिर हम ये सपोर्ट कब देंगे? ल्यूटियल फेज सपोर्ट है ना ये? बिल्कुल। हम्म। अच्छा, देखो उसमें फिर तुम देखोगे कि इसकी ल्यूट्रा, या तो तुम उसका साइकिल पहले रेगुलर करा लो, ठीक है, और जैसे ही वो हम्म। उसको विड्रॉल, उसमें हमारा कारनामा होगा वहां पे विड्रॉल से, ठीक है। अब दो बातें हैं, या तो तुम उसका एलएच टेस्ट करा के, अच्छा कैसे पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ना ये आगे जाके इसको वो होना है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब पीरियड शुरू होने वाले हैं। तो ये आपको पता चलता है, या तो आप सीरम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से चेक कर सकते हो, या आपको अल्ट्रासाउंड से समझ आ सकती है, जैसे ओवुलेशन हो गई तो जाहिर है इसने आगे इसका अगला साइकिल, तो मतलब तुम बेसिकली तुम बात कर रही हो इरेगुलर साइकिल की, है ना। हम्म। हाँ, तो इरेगुलर साइकिल में आपको लेकिन अल्ट्रासाउंड कुछ लोगों का समझ आते प्रोलॉन्ग हैं। साइकिल भी तो हो सकता है, वैसी साइकिल प्रोलॉन्ग हाँ हो तो वैसे उसके साइकिल अंदर भी मेरे बिल्कुल। ख्याल में इसने देखो सेक्रेटरी इसने नहीं, फिक्स रहना डॉक्टर है। अभय, इसने प्रोलॉन्ग साइकिल के अंदर बताया नहीं था कि उसका डे फिर 28 से लेके 35 इस तरह हाँ बताया हाँ। था इसने। हाँ हाँ, देखो ये वही वाली बात है ना, डे 28 से लेके 35 बेसिकली तुम लोगों ने माइनस करना है 14, और वहां से तुम्हारी हाँ शुरू होती है तुम्हारा सेक्रेटरी फेस। बेसिक पॉइंट इसके अंदर ये है हाँ। कि सेक्रेटरी फेज आपका 14 दिन का, जो बात मैंने बड़ी शुरू में की थी, सेक्रेटरी फेज 14 से कम नहीं होना। अब अगर एक पेशेंट है जिसको 2 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, हर 2-2 महीने बाद, तो उसका सेक्रेटरी फेज बनेगा 60 दिन का साइकिल हो गया, ठीक है। इसका सेक्रेटरी फेज बनेगा, मैं 60 से 14 माइनस करूंगी, 60 से मैंने 14 माइनस किया तो मैं खड़ी हो गई, मैं आ गई 46 पे। हाँ, 46 पे, हम्म जिसका मतलब डे रबिया, 46 से 21 नहीं लेके माइनस करेंगे? 21, 21 क्या है। 21 नहीं माइनस करेंगे उसमें से? या 14 माइनस करेंगे? 14, 14 माइनस करके आप पहुंचोगे ना उस विंडो पे, सेक्रेटरी को लेकिन देखो, बेसिकली आप ये माइनस कर रहे हो ना। 28 डेज का साइकिल था तो हमने 21 पे स्टार्ट कराया। तो हमने हम्म। अगर 14 माइनस किया तो फिर तो 14 बचना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, तुम लोग दो बातें यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हैं। मैं तुम लोग को बता रही थी सेक्रेटरी फेस कितना होगा, मैंने तुम लोग को ये आइडिया दिया। तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो प्रोजेस्ट्रॉन, जैसे हम कहते हैं डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन, तुम लोग वो बात पूछ रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारा -7 हाँ। ही है, लेकिन सेक्रेटरी फेस तुम्हारा -14 है। अच्छा। ठीक है, मुझे पता है हम दोनों दो ज्यादा ज्यादा बातें कर रहे हैं। तुम लोग बात मुझसे पूछ रहे हो कि जो डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कराते हैं सपोज, वो हम कब कराएंगे, ये इस तरह की बातें हो रही है ना कि डे 21 का कैसे पता चलेगा। तो वो बेसिकली वो -7 हो जाता है, लेकिन अगर जो है वो मैं तुमसे कहूँगा अच्छा मुझे ओवुलेशन से कैसे समझ आएगी, तो वो -14 होता है, जैसे साइकिल टोटल माइनस साइकिल लेंथ सेवन है। माइनस 7 किस में से माइनस किया हमने? 14 में से? साइकिल में से, नहीं नहीं, साइकिल साइकिल में से लेंथ, पूरे। साइकिल एंड तुम्हारे पेशेंट की 60 है सपोज, तुम्हारे पेशेंट कह रही है तुम्हें 2-2 माह पीरियड्स आते हैं, और उसने बताया कि एग्जैक्ट डेट पे आते हैं लेकिन 2-2 माह बाद आते हैं, लेकिन सपोज तो मुझे समझ आ गई इसका 60 दिन का साइकिल है। मैं 60 में से 7 माइनस करूंगी तो मैं बेसिकली मैं अब खड़ी हूँ डे 21 प्रोजेस्ट्रॉन पे। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी तो ठीक है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सिंपल करो, क्यों हम इतना इतना